नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोज प्लस लोगोस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये शब्द क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द बायोज प्लस लोगोस से मिलकर बना होता है। बायोज का अर्थ क्या होता है? लाइफ। बायोज का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। दोस्तों, आप सभी को पता है जीवन किनका होता है? जंतुओं का, जीवों का। तो जीवों का अध्ययन। अब विज्ञान में बात करें, विज्ञान में हम इसकी परिभाषा की सटीक परिभाषा की बात करें तो क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या हो गई? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो हम लिख लेते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये हो गई बायोलॉजी या जीव विज्ञान की परिभाषा। ये क्या है? जीव विज्ञान। ये क्या होगी? जीव विज्ञान की परिभाषा। अब बात करते हैं तो जीव विज्ञान जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो जीव विज्ञान जो शब्द है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने ये शब्द दिया था। जीव विज्ञान शब्द दिया। किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इन्होंने दोनों ने क्या दिया? जीव विज्ञान जो शब्द है वो दिया। आगे हम बात करते हैं, ये एक व्यक्ति थे अरस्तु एक व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी का संपूर्ण विस्तृत अध्ययन किया था। इसलिए जो अरस्तु है उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। जो भी विस्तृत अध्ययन करता है किसी के बारे में उसे जनक बोला जाता है। तो जीव विज्ञान का जो जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन है? अरस्तु ने 500 जीवों के बारे में बताया था। किस पुस्तक में बताया था? एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमल नामक पुस्तक। आगे हम बात करेंगे उसकी। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए इनको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अभी इनको मिटा देता हूं मैं। दोस्तों, बायोलॉजी को हम ना दो भागों में बांटते हैं। एक होता है, दो भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं बॉटनी, एक जूलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान।
जंतु विज्ञान। अब हम बात करने वाले हैं बॉटनी की। अब हम किसकी बात करेंगे? बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी का जो जनक है वो किसे बोलते हैं? थियोफ्रेटस को जनक बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? बॉटनी के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, बॉटनी के अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है। और जो बॉटनी का जो जनक है, बॉटनी का जो जनक है थियोफ्रेटस। बॉटनी का जो जनक है थियोफ्रेटस है। और थियोफ्रेटस ने कितने पेड़ पौधों के बारे में बताया था? थियोफ्रेटस ने 480 पेड़ पौधों की जो जातियां हैं उनके बारे में बताया था। 480 पेड़ पौधों के बारे में बताया। अब किस में बताया? अब थियोफ्रेटस ने 480 पेड़ पौधों के बारे में बता तो दिया, लेकिन किस में बताया? तो इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेटस की एक पुस्तक है जिसमें थियोफ्रेटस ने 480 पेड़ पौधों के बारे में बताया था। बॉटनी पादपों का अध्ययन कहलाता है, जिनका जनक थियोफ्रेटस है। इन्होंने 480 पेड़ पौधों के बारे में बताया और इनकी पुस्तक है थियोफ्रेटस पुस्तक, प्लांटेरम पुस्तक में बताया। अब हम बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी के बारे में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जीवों का अध्ययन सबसे ज्यादा किसने किया? जीवों का सबसे ज्यादा अध्ययन है वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किया था और 500 जीवों के बारे में बताया था। जनक जूलॉजी का जो जनक है, जंतु विज्ञान का जो जनक है, वो क्या हो गया? अरस्तु। याद रखना, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। और एक और याद रखना, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है वो है ल्यूवेन हॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु है और जो जूलॉजी है उसका जनक भी अरस्तु है। अरस्तु ने क्या बताया था? अरस्तु ने 500 जीवों के बारे में बताया। 500 जीवों के बारे में बताया। किस पुस्तक में बताया? अब बात करते हैं किस पुस्तक में बताया। तो इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमल। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमल में इन्होंने 500 जीवों के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखो, हो गया इसमें बायोलॉजी के जो बेसिक जानकारी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। पोषण, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, जिन्हें हमारे शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम पोषण के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इनके बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूँ। हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन, पोषण। बात करते हैं पोषण। पोषण क्या होता है?
जो हम खाते हैं वो पोषण है, सही है, जो हम खाते हैं वही पोषण है, भोजन हम जो करते हैं वही पोषण है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा में जो हम खाते हैं भोजन द्वारा लिए गए घटकों को, भोजन द्वारा लिए गए घटकों को पोषण कहते हैं। घटक में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, हमारे द्वारा किए गए भोजन। अब भोजन में कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे द्वारा किए गए भोजन को क्या कहते हैं, पोषण, पोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, भोजन की आवश्यकता क्यों, हमें लिख लेता हूं, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों। ये इतनी सी लाइन है जो कि 6th क्लास का पूरा चैप्टर है। वो पूरा चैप्टर क्या है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, ये पूरा चैप्टर 6th क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको। तो बात करते हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्या है, हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आज हमें पता चल गया हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब आवश्यकताओं में क्या आता है, शरीर की मरम्मत के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, शरीर की मरम्मत के लिए आप लिख लो वृद्धि एवं विकास के लिए। इसके अलावा दूसरा बात करें शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए और रोगों से सुरक्षित रखने के लिए, रोगों से सुरक्षित रहने के लिए। और क्या हो गया, ठीक है दोस्तों, 3 ही काफ़ी है। हमारे द्वारा किए गए भोजन को पोषण कहते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों है, हमें हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है। और आवश्यकताओं में क्या, वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर निर्माण के लिए, रोगों से सुरक्षित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लिख लीजिए आप, ऊर्जा के लिए। और ठीक है दोस्तों, यही है, 4 पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं भोजन के अवयव।
या भोजन के घटक। भोजन के अवयव, भोजन के अवयव, भोजन के अवयव में क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो ये अवयव है, भोजन के जो घटक है, इन्हें मात्रा के आधार पर और जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं उनके आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। जैसे बात करते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम देखें, मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। वृद्ध पोषक पदार्थ, वृद्ध पोषक पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल भी इसमें आ जाएगा, जल। ठीक है दोस्तों, एक हो गया सूक्ष्म पोषक पदार्थ। इसमें कौन से आ जाएंगे? इसमें जो बच गए विटामिन्स और खनिज लवण। अब एक भाग ये हो गया, पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक मात्रा के आधार पर, एक ऊर्जा देने योग्य के आधार पर, ऊर्जा देने कौन सा पदार्थ ऊर्जा देता है कौन सा नहीं देता उसके आधार पर। दूसरा है ऊर्जा के आधार पर। अब ऊर्जा के आधार पर कौन कौन से हो गए? ऊर्जा के आधार पर एक होंगे ऊर्जा देने वाले, कौन कौन से ऊर्जा देने वाले? कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, वसा से ऊर्जा मिलती है, तीनों से ऊर्जा नहीं मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दूसरा हो गया ऊर्जा न देने वाले, इसमें क्या क्या आ जाएगा? विटामिन्स, खनिज लवण और क्या आ जाएगा? जल। ये हो गया आपके न्यूट्रिशन, भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के वृद्ध पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, इसमें चार आ जाएंगे। सूक्ष्म पोषक पदार्थ में विटामिन, खनिज लवण। और ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा देने वाले और ऊर्जा न देने वाले। ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ऊर्जा न देने वाले विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके बाद में वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यहाँ पे अब डेली साइंस क्लास ज़रूर आएगी और जीके क्लास चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।